चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ठीक है। चलिए अभी विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ थोड़े से ही बच्चे हैं, तो ज़रा मुझे बताइए कि अभी तक हमने क्या समझ लिया, क्या सीख लिया, और रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो क्या चीज़ मुश्किल लग रही है और क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मतलब मेरा अजम्पशन तो ये है कि अब 5वें सेमेस्टर में आ गए तो रेगुलरली पढ़ रहे होंगे। जो जिस क्लास में समझ में आ गई थी पढ़ते वक्त नहीं समझ में आएगी तो सर से दोबारा से पूछेंगे। तो दिस इज 5-6 मिनट्स। इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको रेगुलरली अपने लेक्चर्स को रिवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो सर से पूछिए। दैट्स योर रोल। मेरा रोल ये है कि समझाना, एक्सप्लेन करना, बार बार समझाना। कोई चीज़ दोबारा से समझ में आनी नहीं आ रही तो दोबारा से पूछ लीजिए। ठीक है, यू नीड टू प्ले योर रोल एंड आई नीड टू प्ले माई रोल, जिससे रिजल्ट्स अच्छे होंगे। रिजल्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिखा पाए आपको कुछ विच इज मीनिंगफुल इन योर करियर, इन योर लाइफ। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव मार्क्स नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव जीपीए नहीं है। ठीक है, वो जब आप मेरी उम्र को पहुंचेंगे तो पता चलेगा वो बहुत सेकेंडरी था। द ओनली थिंग इन योर लाइफ इज योर knowledge, your skill set, your learnings. ठीक है, तो कोई सवाल पिछले लेक्चर से, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई चीज़ ऐसी है जो हम दोबारा जानना चाहते हैं, तो we'll do that, otherwise we'll move forward. Any question from the previous lecture? किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है? चलिए, I'm just waiting for a few more minutes ताकि बच्चे ज्वाइन कर लें, और इसलिए मैं आपको एक स्पेस दे रहा हूँ। rather than I'm sitting idle, I'm लिसनिंग। अगर कोई सवाल है, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, चलिए। अच्छा, ऐसा स्टूडेंट जिसको तकरीर करने का शौक हो वो जरा तकरीर करे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी जा रही है, जो भी अभी तक सीखा है। जरा मुझे कोई भी स्टूडेंट गिव मी 1 मिनट लेक्चर कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़े। कोई बता सकता है? अभी अभी तक के लेक्चर में 10-12 लेक्चर हो गए। जनाब, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी नहीं है। आई डोंट नो फॉर सम रीजन। सारे सेमेस्टर में ही आप लोग पार्टिसिपेट करते रहे फेस टू फेस, और ऑनलाइन में थोड़ा सा चैलेंज है, या क्या बात है? कोई मुझे बताएगा सर? प्रॉब्ली आप पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मुझसे एंड आई एम नॉट फेमिलियर विद योर फेसेस। आप भी मेरे फेस से फेमिलियर नहीं होंगे, तो आई डोंट नो इट इज द ऑनलाइन थिंग और व्हाट, क्या चीज़ है। चलिए, we've got 13 people, तो हम कोई लोग मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज क्या है भाई? सर आई हैव माइक इशू। अच्छा, अभी अटेंडेंस नहीं लिए भाई, माइक इशू। कोई कोई और बोल दे अगर आपके पास माइक खराब है तो। हमजा राशिद कुरैशी कह रहे हैं कि मेरे पास माइक इशू है। चलिए, चलिए, तो विल रिवाइज एंड विल मूव फॉरवर्ड। कल हमने ये पढ़ा था कि प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, उसका स्कोप होता है, प्रोजेक्ट का प्लान होता है। तो ये वर्ड आप लोगों को थोड़े से फेमिलियर लगेंगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे प्रोजेक्ट का स्कोप होता है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होती है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रॉब्ली मिड टर्म के बाद और फाइनल से पहले, शायद लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर। ठीक है। तो दिस इज नॉट, अच्छा, ये जो रिंग के अंदर है या एलिप्स के अंदर है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ये फेजेस हैं, और रिक्वायरमेंट डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग।
और ये बहुत ही बेसिक से फेजेस हैं, यानी अगर आप वाटरफॉल इसको कहते हैं या इसको ट्रेडिशनल कहते हैं, इसको सीक्वेंशियल भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेस है। इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आपको बाकी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये सब करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर को रिलीज करते हैं, इसको बिल्ट रिलीज कहा जाता है कि जो कुछ बनाया है उसको रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, ये इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी है। फिर हमने पढ़ा था कि फिर जब बन जाएगा तो इसको डिप्लॉय करेंगे। इसका कोई बताएगा यूएटी क्या चीज होती है? किसी को याद है? एनीबॉडी, व्हाट इज यूएटी? जी कोई बताएगा व्हाट इज यूएटी? एनीबॉडी? यूएटी होती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो ऐसा ना कीजिए सर के साथ, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट और ये वाली टेस्टिंग में क्या फर्क था, किसी को याद है? ये हम इंटरनल टीम करती है, दे आर टेस्ट इंजीनियर्स, ठीक है। और ये वाली चीज जो है वो यूजर करते हैं, ठीक है। जब ये टेस्टिंग हो जाती है और एक कंफर्ट लेवल आ जाता है तो फिर आप गो लाइव जाते हैं, फिर आप उसको यूज करते हैं। ऑपरेशन एक बहुत बड़ा पीरियड होता है जिसमें आप यूज करना शुरू करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आप उसको रिटायर नहीं कर देते, जब तक ये सॉफ्टवेयर चलता रहता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये चलता रहता है। ये हमने पढ़ लिया था। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। हमने ये लॉजिकली प्रूव किया था या लॉजिकली समझने की कोशिश की थी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंडेंट है प्रोसेस की क्वालिटी पे। अगर आपका प्रोसेस बहुत अच्छा है, आप लोगों के प्रोसेसेस को देखिए और जिस प्रोसेस में एरर इंड्यूस नहीं होगा या एरर्स कम से कम आएंगे, वो प्रोसेस अडॉप्ट कर लीजिए। और हमने कहा था वो अच्छा प्रोसेस है या मैच्योर प्रोसेस है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी हमने ये देखी थी। फिर हमने 2 वर्ड पढ़े थे, रिपीटेबल, प्रेडिक्टेबल। तो रिपीटेबल प्रोसेस तो वही है जो लोग काम कर रहे हैं, इट इज प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट, तो वो आप अडॉप्ट कर लेते हैं एंड यू रिपीट दैट प्रोसेस अगेन एंड अगेन। चाहे आप बना रहे हैं, कोई और बना रहा हो, एवरीबडी रिपीट्स दैट प्रोसेस व्हिच प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। एक वर्ड यूज किया था कि अगर अच्छा रिजल्ट है और अच्छी एक्सपीरियंस टीम है तो रिजल्ट प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर प्रोसेस अच्छा नहीं है और एक्सपीरियंस और नॉलेज अच्छी नहीं है तो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोई बताएगा व्हाट इज प्रिडिक्शन? कैसे बताएंगे? अभी सॉफ्टवेयर बना नहीं है या अभी कोई भी प्रोडक्ट बनी नहीं है, बट लुकिंग एट द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, लुकिंग एट द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है कि अच्छी चीज बनेगी या अच्छी चीज नहीं बनेगी? बता सकता है कोई? एनीबॉडी? कोई बता दे भाई, सर की ख्वाहिश पूरी हो जाए। आवाज आ रही है सारे लोगों को? आवाज आ रही है सारे लोगों को? आवाज आ गई है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि हम अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई और चीज बना रहे हैं और हमने, क्या हम रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं लुकिंग एट द प्रोसेस, लुकिंग एट द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल? उसको यूं समझ लीजिए कि अगर एक एक्सपीरियंस टीम है और प्रोसेस मैच्योर है तो इसका रिजल्ट प्रेडिक्ट हो सकता है। और अगर एक इनएक्सपीरियंस टीम है और प्रोसेस, तो क्या कैन वी प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स? ये है सवाल। यस सर, एक आइडिया लगा सकते हैं हम कि अगर एक्सपीरियंस टीम होगी तो हमें होगा कि मतलब अच्छा ही होगा ये। हाँ, इसका मतलब है अभी सॉफ्टवेयर बना नहीं है लेकिन अच्छी एक्सपीरियंस टीम और अच्छा प्रोसेस है, तो आप ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट अच्छा होगा या प्रोडक्ट अच्छा होगा। ठीक है। और अगर टीम अच्छी नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोसेस अच्छा नहीं है तो आपकी प्रेडिक्शन ये होगी कि सॉफ्टवेयर शायद क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? ये वो जो पहला वाला सवाल था कि प्रोसेस क्वालिटी से कोई फर्क पड़ता है, तो उसका मतलब है आप इंटीमेट कर सकते हैं, यानी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट में म्यूट कर दूं। ठीक है, तो प्रिडिक्टेबल हो जाता है, यानी आपका एक्सपीरियंस और आपका प्रोसेस जो है, तो इसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी है, प्रोसेस को पढ़ना है, क्योंकि हम अगर वो सीख लेते हैं और एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर हमारी भी पॉसिबिलिटी
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अच्छी हो जाएगी, टाइम कम लगेगा और क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये हमने एस्टेब्लिश किया था कल, ठीक है। इसमें कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? प्रेडिक्टेबल का वर्ड और रिपीटेबल का वर्ड समझ में आ रहा है? ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट अच्छा भी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट खराब भी कर सकते हैं। प्रेडिक्ट अच्छा कब होगा? जब आपको एक्सपीरियंस होगा टीम का और प्रोसेस अच्छा होगा, ठीक है। और प्रेडिक्ट कर सकते हैं खराब होगा जब एक्सपीरियंस नहीं होगा और प्रोसेस खराब होंगे। तो वी कैन प्रेडिक्ट, ठीक है, लुकिंग एट द टीम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए कोई बताने को तैयार नहीं है सर, आगे चलते हैं। यस, ये हमने पढ़ लिया था प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज एक प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस होता है और प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। ये कॉफी बनाने का प्रोसेस था, ये चिप्स बनाने का प्रोसेस था, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो सॉफ्टवेयर बनाने का भी कोई प्रोसेस होगा तो वो हमने देख लिया, इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने रोक दिया था। इस पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको जरा नोट कर लीजिए और इनका कॉन्सेप्ट सही होना आपके जहन में, बैक ऑफ योर माइंड, बहुत जरूरी है। एक तो समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फेजेस होंगे। एक फेज रिक्वायरमेंट का होगा, एक फेज डिजाइन का होगा, एक फेज कोडिंग का होगा। तो ये फेजेस हैं, यानी पूरा जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें अलग अलग कर लिया, देयर आर फेजेस। फिर दूसरा प्रोसेस है each phase perform well defined task, ठीक है। तो हम जरा देखेंगे well defined क्या चीज है और इसमें क्या करना है, ठीक है। तो हमने ऐसे लोग जो बहुत अरसे से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, वो वाले प्रोसेस पढ़ेंगे, उनके डिफाइंड टास्क पढ़ेंगे, ठीक है। यह एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स क्या है? जब भी आप कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आउटपुट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रिक्वायरमेंट वाले फेज में हैं, जाते हैं, मीटिंग करते हैं, एक से ज्यादा मीटिंग करते हैं, नोट्स लिखते हैं, एसआरएस बनाते हैं। तो वो जो रिक्वायरमेंट फेज का आउटपुट है उसको कहेंगे आर्टिफैक्ट, जो एसआरएस है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज द आउटपुट ऑफ द रिक्वायरमेंट फेज या रिक्वायरमेंट स्टेज, ठीक है। तो अगर आप एक से ज्यादा मीटिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं और उसको स्पेसिफिकेशंस लिख रहे हैं, तो एसआरएस इज द आर्टिफैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट फेज, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट क्या चीज है? किसी भी प्रोसेस का आउटपुट, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है जो आपको सीख लेनी चाहिए, आर्टिफैक्ट क्या होगा, ठीक है। वैरायटी ऑफ मेथोडोलॉजीज हैव बीन प्रपोज्ड फॉर ईच फेज। अब हम देखते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3। अभी हम वाटरफॉल पढ़ेंगे, अभी एजाइल नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा समझेंगे कि प्रोसेस होता क्या है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका समझ में आ जाएगा, फिर हम एजाइल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है कि अगर आप सॉफ्टवेयर, तो मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाता हूँ आपको। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस, एक्टिविटीज, टीम और ये सारी चीजें। अब जरा एक डायग्राम देखते हैं। तो पहला फेज जो है, जब भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो जो पहली वाली डायग्राम अगर याद है तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन होता है, प्रोजेक्ट प्लान होता है, ठीक है। तो जब आप FYP करेंगे तो इनिशिएशन इज ए लॉन्गर पीरियड, मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। और जब आप इनिशिएशन कर लेते हैं या डिसीजन ले लेते हैं, फिर आप उसको प्लान करते हैं और फिर ये वाली कहानी शुरू होती है। पहला काम क्या है? रिक्वायरमेंट लो, उसको एनालाइज करो, फिर एक काम है कि उसको डिजाइन करो, कोड करो, टेस्ट करो, और फिर तो आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो बिल्ट एंड फिक्स में था, कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी, कोई रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, कोई डिजाइन नहीं हो रही थी। ये जो पर्पल कलर में कोडिंग लिखा हुआ था, बस ये था, ठीक है। नाउ यू हैव डिवाइडेड दिस इनटू 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस, 7 फेजेस। तो इससे क्या होगा? ये डिवाइड करने से क्या होगा आप लोगों के ख्याल में? अच्छाई होगी, बुराई होगी? अच्छाई होगी तो क्यों होगी? तो बता पाएगा क्यों ये करने से? हमने कहा था ना कि हम एक बड़े प्रोसेस को अलग अलग कर लेंगे, डीकम्पोज कर लेंगे, याद है वो हमने कहा था, डीकम्पोज कर लेंगे। तो डीकम्पोज करने का एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा एक चीज पे फोकस करेंगे, पहले वाले प्रोजेक्ट
पहले वाले फेज में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट है क्या, कितना बड़ा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी, करना चाहिए तो उसको प्लान करेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो डू यू अंडरस्टैंड कि अगर जैसे बिल्ट एंड फिक्स में काम करते थे छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो सही था, लेकिन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए वो सही नहीं था। ये वाली प्रोसेस ज्यादा बेहतर है, इससे पॉसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक एग्रीमेंट है सारे लोगों का मेरे साथ? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं मैनेजमेंट क्या होती है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो सबसेट है, और जब आप अगर सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं या आईटी डिपार्टमेंट चला रहे हैं तो खाली डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके अलावा भी कुछ करना होगा। जरा देखते हैं क्या करना होगा। देखिए फिर मैं समझाता हूँ ये क्या चीज है, और ये भी देख लीजिए क्या चीज है। तो डेवलपमेंट एक सबसेट है जहां आपने रिक्वायरमेंट लेनी है, डिजाइन करना है, कोड करना है, टेस्टिंग। अब जरा बिल्ड फिक्स को याद रखिए, तो उसमें तो बिल्ड फिक्स में बस ये वाली चीज थी, कोडिंग। ये भी डिवाइड नहीं था, और हम कह रहे हैं ये भी सबसेट है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या होती है? प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है, क्वालिटी एश्योरेंस होती है। ये वर्ड सुने हुए हैं किसी ने? क्वालिटी एश्योरेंस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। एनीबॉडी हु हैज heard this or familiar with this terminologies? कोई किसी ने सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? चलिए, सुना हुआ है तो बता दीजिए। सर सुना हुआ है। सुना हुआ है, चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है सर, सुना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा पुराने लेक्चर्स को याद करिए। बिल्ट एंड फिक्स, कहानी सुनी और कोडिंग कर दी, कहानी सुनी और कोडिंग कर दी। लार्जर सॉफ्टवेयर, तो हमने कहा कि जनाब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिवाइड कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा भी सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और कितना टाइम लगेगा, कितनी टीम लगेगी, ये वाला पहला पार्ट है। ठीक है, फिर टीम में अगर 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो कौन बना रहा है और अपलोड कैसे करेगा, उसको इंटीग्रेट कैसे करेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहलाती है। यानी यूं समझिए, अगर 2 लोग हैं और बराबर में बैठे हुए हैं तो ये मसला नहीं है, लेकिन अगर 20 लोग हैं और सुबह से शाम काम करते हैं और 3 महीने तक काम कर रहे हैं, तो वो रोजाना कहीं सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे और उसकी टेस्टिंग होगी और इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो जो कुछ आप काम कर रहे हैं एज ए डेवलपर या कोडर, उसको कहते हैं यूनिट। आपने यूनिट बनाया रोजाना या 3 दिन में बनाया, और उस यूनिट को किसी और के साथ, या अपने 3 दिन वाले काम को फिर अगले 3 दिन वाले से अटैच किया, तो आपने यूनिट काम किया और अपने ही काम को अपने काम से अटैच किया। तो आपने 15 दिन जो काम किया वो यूनिट 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 3 यूनिट को अटैच किया, तो वो एक आप ही का काम एक बड़ा काम बन गया। लेकिन वो कैसे अटैच होगा, और वो और बाकी किसके काम से अटैच होगा, इंटीग्रेट होगा, आप समझ रहे हैं ना? खाली सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, उसको सही सॉफ्टवेयर से जोड़ना और उसको टेस्ट करना, ये भी एक काम है जब बहुत बड़ी टीम है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है, बस याद रखिए, हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, 1-1.5 लेक्चर। बताने का मकसद ये थ्योरी नहीं है। व्हेन यू हैव लार्ज टीम, तो रिक्वायरमेंट डिजाइन के अलावा भी कुछ काम होंगे, यानी प्रोजेक्ट को प्लान करना, कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, खाली कॉन्फ़िगर नहीं करना बल्कि और बहुत सारे काम है। खुदा ना खास्ता आप एक टीम का पार्ट हैं और आप बीमार हो गए या एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? जब तक आप सही नहीं होंगे, जब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब काम ऐसा होना चाहिए, अगर एक आदमी नहीं है टीम में या बीमार हो गया है या खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका काम कहीं अवेलेबल होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मेक सेंस? बात समझ में आ रही है? जब व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द लार्ज टीम, तो आपकी वजह से काम हैम्पर नहीं होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। अगर आप 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, ये बात समझ में आ रही है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का सेंस समझ में आ रहा है? जरूरत समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब ये क्या होती है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन बस ये ज़हन में रखिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग एक चीज है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक चीज है। क्वालिटी एश्योरेंस भी, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, कंट्रोल तो यह है कि सॉफ्टवेयर बनाया और गलत हुआ तो इसको सही करें। ठीक है, तो ये पुराने वाले बिल्ट एंड फिक्स में था कि सॉफ्टवेयर बनाया
और जहां जहां एरर है उसको सही करें। इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। खराब सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास नहीं जाना चाहिए, इसको कंट्रोल कहते हैं। लेकिन फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हम बग्स को रिमूव करने के बजाय बग्स को प्रिवेंट करते हैं। तो इसका मतलब है क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब ही है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसे एक्सपीरियंस लोग जिनकी वजह से एरर ना आए, दैट इज अश्योरेंस। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल बिल्ट एंड फिक्स में था, यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस है। ये जरा प्लीज इसको अपने माइक को बंद कर लीजिए। ठीक है, तो अश्योरेंस क्या चीज है? ये जो आप प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग लेकर आ रहे हैं, ये आप अश्योर कर रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर खराब ना हो। अभी हमने कहा ना कि प्रोसेस अच्छा होगा, एक्सपीरियंस टीम होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि सॉफ्टवेयर में बग्स कम होंगे। ये क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, ये क्वालिटी अश्योरेंस है। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन एक्सपीरियंस टीम किसी सॉफ्टवेयर में डाल दूं तो पॉसिबिलिटी है कि खराब होगा, लेकिन इन एक्सपीरियंस सस्ती मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस टीम्स थोड़ी महंगी मिलती है। लेकिन मुझे मालूम है कि इनको डालने से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। दिस इज अश्योरेंस। बात समझ में आ रही है? कंट्रोल और अश्योरेंस का फर्क समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? यस सर। ठीक है, ये खाली कासिम को ही समझ में आ रहा है, उसका नाम बस हर दफा आ जाता है और यस सर बोलता है, और लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सर आ ये रहा है। तो समझ नहीं आ रहा सर आ रहा है, शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, मुझे आ ऐसा रहा है लगा। सर। चलिए ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग ये एक पार्ट है। बड़ा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की तरह नहीं होता है कि आपने लिया और चला दिया। उसमें सॉफ्टवेयर अलग इंस्टॉलेशन होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, टूल्स की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। मसलन एक माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस अलग होगा, उसकी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, डेटा अलग इंस्टॉल होगा बिसाइड्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग और से सारी चीजें लार्ज एंड एप्लीकेशन में ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है ना, अगर आप 100 लोगों को या 1000 लोगों को बैंक में सॉफ्टवेयर दे रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग, फिर आईटी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग। लेकिन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि बस वो सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है, डेटा अलग चीज है, और टूल्स अलग चीज हैं, डेटाबेस और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो दीज आर समथिंग व्हिच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन है तो रोक लेंगे। ठीक है जनाब। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट एक पार्ट है जिसमें स्टेप्स होंगे जिसको हम समझ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट एक पार्ट है। इस कोर्स का पार्ट नहीं है ये मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस हम पढ़ेंगे, बट ये थोड़े से रोल हैं, स्पेशलाइज्ड रोल हैं। पहले वाली बिल्ट एंड फिक्स में तो जरूरी नहीं था, कोडर होता था या डेवलपर होता था या प्रोग्रामर कह लें। लेकिन अब क्योंकि बहुत जल्दी चाहिए और बहुत जबरदस्त अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो देयर आर सर्टेन रूल्स। ठीक है, जैसे हमने कल बात की थी कि अगर छोटी मोटी बीमारी है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो एक मेडिकल डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया है गली के कोने पे, तो मेरा सर्व पर्पस सर्व कर देगा। लेकिन कोई बड़ी बीमारी है, कोई बहुत स्पेशलाइज बीमारी है, तो मुझे दिल का डॉक्टर अलग चाहिए, हड्डियों का डॉक्टर अलग चाहिए, और ये समझ रहे हैं ना, स्पेशलाइजेशन चाहिए, बिकॉज बीमारियां बढ़ गई हैं, खतरनाक हो गई हैं। तो यहाँ पर भी अब ऐसे ही है कि आज से 25 साल 30 साल पहले तो ठीक था, वो बना लेते थे और जल्दी नहीं थी और सारा कुछ था ही कुछ नहीं ना। तो बहुत कुछ है, कंपटीशन है, सारी चीजें। तो देयर आर सर्टेन रोल्स। ठीक है, तो पहला वाला रोल क्या है? रिक्वायरमेंट इंजीनियर या बिजनेस एनालिस्ट या सिस्टम एनालिस्ट, ये सारे एक ही नाम है। अब सिस्टम एनालिस्ट ऑब्सोलीट होता जा रहा है, सिस्टम एनालिस्ट की जगह बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर कहा जाता है। तो इन रिक्वायरमेंट इंजीनियर का कोर्स है आपके यहाँ 7 सेमेस्टर में, इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स है। डेवलपर प्रोग्रामर ये आप सीख लिया है, आपने एक लैंग्वेज सीख ली है और एक डेटाबेस सीख ली होगी, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे। ठीक है, लेकिन इसको सारी चीजों को जोड़ने के लिए, बिजनेस एनालिस्ट को, आर्किटेक्ट को जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेस्ट इंजीनियर, जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो टेस्ट करना, तो टेस्ट इंजीनियर क्या करता है, इसकी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। टेस्ट केस कैसे बनाया जाता है, टेस्ट केस के लिए बिजनेस नॉलेज कैसे, सिनेरियोज कैसे बनाए जाएंगे, वैलिड और इनवैलिड डेटा कैसे जाएगा, तो ये एक अलग ट्रेनिंग है, स्पेशलाइज इसलिए है कि बीएस करने के बाद आपको एक सेगमेंट में स्पेशलाइजेशन लेनी होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर ये ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस लोग हैं और मेच्योर प्रोसेस है, तो यू कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट कि अब जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हमने नीचे वाली चीज तो पढ़ ली, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, कोड, मेंटेनेंस, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये सब पे अम्ब्रेला एक्टिविटीज, जिसको हम मैनेजमेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज इज नॉर्मली मैनेजमेंट। तो कोई भी काम करने के लिए काम तो करना है, लेकिन उसकी प्लानिंग, उसको मैनेज करना बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑल्दो के दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, लेकिन ये समझ में आ जाए कि हम एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट है, तो इसका मतलब है हमें कोई प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेगा, सॉफ्टवेयर को कहीं रखना और वर्जन कंट्रोल करना और सारे लोगों का काम एक जगह इंटीग्रेट होना, ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। फिर एसक्यूएस एक्टिविटीज इंश्योर करना कि क्वालिटी अच्छी हो, गलती ना हो। ठीक है, तो हर स्टेज पे आप देखते जा रहे हैं, जैसे इंस्पेक्शन एंड रिव्यू कल बात हुई थी। ठीक है, तो हर स्टेज पे है, यानी आप कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, चेक करते जाएं, ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वर्जन कंट्रोल पढ़ लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा चेक करेंगे वर्जन कंट्रोल के सॉफ्टवेयर हैं कि नहीं है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्जन कंट्रोल। गिटहब का नाम सुना होगा, तो गिटहब इज आल्सो वर्जन कंट्रोल वेबसाइट। ठीक है, अभी चेंज मैनेजमेंट को छोड़ रहा हूं मैं, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट, इट्स टू अर्ली। इंस्पेक्शन एंड रिव्यू, ये वो चीज है जिससे हम कोई भी चीज बनाने के बाद आगे जाने से पहले जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करने का की वजह क्या है कि कोई गलती ना चली जाए, इसमें एरर ना हो, तो प्रिवेंशन का। ठीक है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट को भी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपका प्रोसेस कोई आसमान से नहीं उतरा, इसमें कोई वीकनेस हो सकती है। तो जब भी आप एक प्रोजेक्ट करें, उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई करें, अगले प्रोजेक्ट में उसको अवॉइड करें, फिर अगले प्रोजेक्ट में, तो 3-4 साल में आपका प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी को, कोई कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मुश्किल लग रही है, तो मुझे रोक ले, वरना हम आगे जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसको पढ़ लीजिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा अजम्पशन ये है कि सारी चीजें समझ में आ रही है, पढ़ देता हूँ मैं इसको। फेजेस समझ में आ गए। ठीक है, तो फेजेस हैं और हर फेज के अंदर कुछ स्टेप्स हैं या टास्क कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट लेना एक फेज है, डिजाइन करना एक फेज है, तो टास्क क्या होंगे, टास्क ये होगा कि जनाब, पहला है कि जनाब जिन साहब से मीटिंग करनी है रिक्वायरमेंट लेने के लिए, उनसे पूछना होगा कि जनाब आप इस तारीख को इस वक्त अवेलेबल हैं, वो कहते हैं हाँ, तो जाऊंगा, जाके मिलूंगा। तो पहला काम है अपॉइंटमेंट लेना, दूसरा काम है जाके मिलना, 2 घंटे 3 घंटे उनके साथ बैठना, चौथा काम क्या है, नोट्स लेना, सवाल पूछना, फिर वापस आके उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में या एसआरएस में देना। तो दीज आर द टास्क, ये सारे करते जाएंगे। एक से ज्यादा मीटिंग है तो इस टास्क को रिपीट करेंगे। जब आप डायग्राम्स बनाएंगे, फ्लो बनाएंगे, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो कस्टमर से पूछेंगे, तो वैलिडेशन कहलाती है पूछने को, या वेरिफिकेशन, वैलिडेशन कहलाती है, वेरिफिकेशन नहीं कहलाती। कस्टमर से पूछने को वैलिडेशन कहलाता है। तो ये करेंगे, फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये दीज आर द टास्क रिक्वायरमेंट के। फिर अब ये क्यों करते हैं, लिखा हुआ है, देख लीजिए। टू एम्प्लॉय, डिवाइड एंड कॉन्कर, ईच फेज हैंडल्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये वो है डिकम्पोजिशन, और फिर फोकस करना, यानी जो हमने पढ़ा था ना एब्स्ट्रैक्शन, तो पहले ये कर लो, उसके बाद कोई और चीज करेंगे। रिक्वायरमेंट जिस वक्त ले रहे हैं तो सारा फोकस रिक्वायरमेंट पे है, बाकी चीजों को छोड़ देंगे, डिजाइन को, डेवलपमेंट को। ठीक है, याद है ना एब्स्ट्रैक्शन, और हमने क्या कहा था, WBS कहा था, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहा था, या फिर हमने कहा था कि जनाब डीकम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो ये वही वाली चीज है। ये पढ़ चुके हैं रिक्वायरमेंट डिजाइन। अब जरा देखते हैं इसको, रिक्वायरमेंट के वक्त क्या करेगा और डिजाइन के वक्त क्या करेगा, जरा देख लेते हैं।
जरा पढ़िए इसको। रिक्वायरमेंट इलिस्टेशन एनालिसिस, कोई बताएगा इलिस्टेशन और गैदरिंग में क्या फर्क है? अब वी हैव स्टॉप यूजिंग द वर्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आज से 10 साल 12 साल पहले की किताबें आप पढ़ेंगे तो वो टर्मिनोलॉजी होती थी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नाउ वी डोंट यूज द वर्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वी यूज द वर्ड रिक्वायरमेंट इलिस्टेशन। तो कोई बताएगा गैदरिंग में और इलिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? सोच के बताए। चलिए सोचने का टाइम है, इसको लिख लेंगे और नेक्स्ट वीक हम मुलाकात करेंगे तो बताएंगे सर इलिस्ट्रेशन का ये मतलब होता है और गैदरिंग का सर कुछ और बताता है। शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और इससे हैबिट क्या होगी कि खुद से लर्निंग वाला हैबिट होगी। तो पहला वाला क्या है कि स्टेट द बिजनेस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो अब सॉफ्टवेयर थोड़ा सा जहन में रखिए, पुराने जमाने में लोग आपको बुलाते थे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, अब उसलिए नहीं बुलाते आपको। किस लिए बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि उनका कोई मसला है जो हल नहीं हो रहा है, उसके लिए बुलाते हैं द सीनियर मैनेजमेंट या सीनियर टीम एज ए कंसल्टेंट। भाई ये मसला है, आप हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब उसमें ऑटोमेशन भी आएगी, उसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी आएगा, उसमें ट्रेनिंग भी आएगी, ठीक है? मसलन कोई इसलिए नहीं बुलाएगा आपको कि बैंकिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, बुलाएगा तो, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लेना नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग को स्पीड अप कर देना, अच्छी बैंकिंग हो, कंट्रोल्ड हो और जल्दी जल्दी हो। समझ रहे दोनों में फर्क? ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसमें ऑटोमेशन स्पीड अप कर देगी, कंट्रोल कर देगी, ठीक है? तो बिजनेस का प्रॉब्लम समझना है। बाद दफा होता क्या है कि आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, लगा लिया, एसएपी लगा लिया या बैंकिंग का मसला हल हुआ नहीं। सर मसला तो वैसे ही का वैसे ही खड़ा हुआ है, हमने नया सॉफ्टवेयर भी ले लिया, 1 साल भी लगा दिया, 2-4 लाख डॉलर भी खर्च कर दिए, मसला वैसे ही है। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है? नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है व्हाट नॉट हाउ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। कैसे करेंगे वो तो आप इंजीनियर है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप करेंगे। हाउ नहीं बताएगा। रिक्वायरमेंट का मतलब है मसला है क्या, ठीक है? तो नीड्स ऑफन नॉट अंडरस्टूड वेल, ठीक है? नीड नहीं समझते, उसके ऑब्जेक्टिव नहीं समझते, उसका बिजनेस प्रॉब्लम नहीं समझते। थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं इससे, ताकि सर की वर्डिंग समझ में आ जाए और इसकी जो किताब ये लिखी हुई है वर्डिंग समझ में आ जाए। एज्यूम करिए कि मैं बिजनेस एनालिस्ट हूं, ठीक है? तो अभी डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम अलग है, तो मुझे पार्क सुजुकी ने बुलाया, ठीक है? पार्क सुजुकी ने या टोयोटा ने बुलाया। तो पार्क सुजुकी ने बुलाया कि जनाब हमारी अच्छा साहब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, हम कॉस्ट कम करना चाहते हैं अपनी गाड़ियों की, ठीक है? तो मैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गाड़ी 12 लाख में होती है वो 11 लाख में हो जाए या 10 लाख में हो जाए। आई स्टडी द प्रोसेस, जहां वीकनेस है बताऊंगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। जहां ऑटोमेशन है वहां ऑटोमेशन आ जाएगी, जहां प्रोसेस वीक है या खराब है या उसमें इनएफिशिएंट है तो मैं बता दूंगा इसको प्रोसेस सही कर लीजिए, ठीक है? तो बिजनेस एनालिस्ट इज नॉट मोर फोकस ऑन कोडिंग, नॉट फोकस, कोडिंग आ जाती है जब आप उसको ऑटोमेट करते हैं, रिक्वायरमेंट लिखते हैं। तो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बात समझ में आ रही है? मसला हल करना है। मसला हल होगा तो हम आपको पैसे देते हैं, मसला हल नहीं हुआ तो हम कहते हैं यार खामो खाम ने सॉफ्टवेयर भी ले लिया, ये सारा कर लिया। तो यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए इलिस्ट्रेशन का वर्ड आ गया, गैदरिंग का वर्ड नहीं आया। थोड़ा सा और देखिएगा, मैं बाद में बताऊंगा इलिस्ट्रेशन क्या चीज होती है, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि आपका जहन में रहे, कहीं जब आप 5वें सेमेस्टर में 6ठे 7वें में जब जाएंगे तो आपको याद होगा सर ने कहा था इलिस्ट्रेशन का वर्ड होता है, बिजनेस प्रॉब्लम होती है, ठीक है? उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस साहब क्या करेंगे? गाड़ी की कॉस्ट कम कर सकते हैं? कोई सोच के बताएगा कि गाड़ी की कॉस्ट कैसे कम करूंगा सॉफ्टवेयर से? एनीबॉडी? कोई दिमाग में आ रही है बात? नहीं आ रही? चलिए थोड़ा सा एक वर्ड लिखेंगे, जस्ट इन टाइम, JIT, जस्ट इन टाइम लिखेंगे और जरा देखेंगे टोयोटा ने ये कैसे किया था, ठीक है? तो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि टोयोटा ने क्या किया था, डोमेन की नॉलेज होगी, गाड़ी की बढ़ाने की नॉलेज होगी, फिर मैं बताऊंगा कि आप ऐसे कॉस्ट कम कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, ठीक है?
तो मुझे देखना होगा कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है क्यों। तो मैं देखूंगा उनका प्रोसेस अच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा प्रोसेस अच्छा कर लें। फिर मैं कहता हूँ उनकी ऑटोमेशन बहुत वीक है, कंट्रोल नहीं है, तो मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर ले लें आप, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट लेनी होगी, चीजें देखनी होगी, और वो सॉफ्टवेयर लगाने के बाद, वो एप्लीकेशन देने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? सॉफ्टवेयर तो लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्टिव ये था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब जरा ये है इसका बात समझ में, बिजनेस प्रॉब्लम। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है और मैं डिटेल में चला गया तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। तो जस्ट बिजनेस प्रॉब्लम, द पॉइंट इज, इसको रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन कहते हैं, एनालाइज करते हैं। एक बीए होता है या रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, बिजनेस प्रॉब्लम को समझता है और उसके अगेंस्ट एक सोल्यूशन देता है, ठीक है। तो इस रिक्वायरमेंट का आउटपुट क्या है? इस रिक्वायरमेंट का आउटपुट ये है कि आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डेवलप करते हैं कि ये मसला है और आपको ये चीजें चाहिए, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। और आपका सारा फोकस है कि क्या मसला क्या है, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? स्पेसिफिकेशन है, मसला क्या है, ये नोट किया जाता है, ठीक है। और इसको समझना जरूरी है, इसके लिए बिजनेस की नॉलेज जरूरी है, ठीक है। अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे तो मसला हल कैसे करेंगे? मसला समझना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग समझा देता हूँ। देखिए, जब आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर दवाई तभी देगा ना, सोल्यूशन तभी देगा जब उसके मर्ज समझ में आ गया। तो मर्ज समझने के लिए उसको कोई रिपोर्टें निकलवानी है, थोड़ा सा कहेगा बैठ जाइए, सांस लीजिए, बहुत अच्छी तरह से उसको देखना होगा कि व्हाट इज द इशू। मसला हल करने के लिए मसला समझना जरूरी है, फिर आप डॉक्टर है दवाई देंगे या कोई चीज देंगे। तो आप रिक्वायरमेंट उसकी सुनेंगे नहीं, आप उसका मसला जानने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियर या सोल्यूशन सॉरी बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका फायदा क्या होता है? गुड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल डिसएग्रीमेंट अमंग स्टेक होल्डर। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं लिखा था जैसे बिल्ट एंड फिक्स में, तो पता ही नहीं था, आपको डोमेन की नॉलेज भी नहीं थी, जो उसने कहा था फिल्टर हो गई थी। तो डॉक्यूमेंट का मतलब है, देख लीजिए आपने ये रिक्वायरमेंट बताई है और इससे डिसएग्रीमेंट नहीं आएगी, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी और स्कोप बढ़ेगा नहीं। पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। These are important concept by the way, कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये नहीं कि मोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना है, लेकिन कोई वजह है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, डिसएग्रीमेंट क्या चीज होती है इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन।